नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है मैस्ली मैजिक एंड मसल्स। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक जादुई दुनिया है जिसमें हर एक इंसान पूरी आज़ादी के साथ जादू का इस्तेमाल कर सकता है अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में। कहानी में बताया जाता है कि जादू जो है वो भगवान की एक देन है और एक इंसान कितनी आसानी से अपने जादू का इस्तेमाल कर सकता है और इसी से उसके सोशल स्टेटस का पता चलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको बताया जाता है कि तभी दुनिया के दूसरे कोने में एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करता रहता है और वो इन सभी मैजिक यूज़र से बिल्कुल अलग होता है। वो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करता है और उसके बाद क्रीम पफ खाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रैग्रो होता है और इसकी उम्र 75 ईयर होती है, जो अपने बेटे के साथ बाकी इंसानों से दूर जंगलों में रहता होता है। सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो होता है मैशली, वो घर की तरफ जाता रहता है और गाना गाता रहता है और वो गाना गाते गाते यही भूल जाता है कि उसको दरवाजे को पुल करना है या पुश करना है। वो कहता है कि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तभी धड़ाम से आवाज़ आती है और जो मैशली होता है वो पूरा का पूरा दरवाज़ा उखाड़ देता है। वैसे तो रैग्रो काफ़ी शांत स्वभाव का था, लेकिन मैशली की हरकत देख के उसको काफ़ी गुस्सा आता है। जो रैग्रो होता है वो मैशली से बोलता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा समय लगेगा ये समझने में कि इसको बस हल्का सा धक्का देना होता है, इसे पूरा का पूरा उखाड़ना नहीं होता। तो जो हमारा हीरो मैशली होता है वो बोलता है ठीक है, मैं इसको अभी फिक्स कर देता हूँ। भाई जो मैशली का फिक्स करने का तरीका होता है वो कुछ अलग ही होता है। मैशली गेट को सीधे के बजाय उसको टेढ़ा करके दरवाजे में ठोकने लगता है और वो तब तक उसको ठोकता है जब तक वो बीच में से उसके 4 हिस्से नहीं हो जाते। जो रैग्रो होता है अब भाई गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है और वो गुस्से में बाहर जाने लगता है। पर घर से बाहर जाते जाते वो मैशली को बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन मैशली उससे पूछता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा सकता। तो इस बात पे जो रैग्रो होता है वो मन ही मन सोचता है कि ये सही वक्त नहीं है मैशली को बताने का कि मैशली सब लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर इसको मैं बताऊंगा तो मैं भी हो सकता है यहाँ से भाग जाए। जो रैग्रो होता है वो बिना कुछ कहे मैशली को जवाब दिए वो वहाँ से चला जाता है। पर अपना जो हीरो होता है वो उसकी कहाँ मानने वाला था। वो बोलता है कि सॉरी पॉप, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाली पेट कुछ समझ में नहीं आता। और वहाँ पे वो एक लेटर देखता है जिसमें एक शेफ़ का नाम लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि क्रीम पफ बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे मिलते हैं। क्रीम पफ का नाम सुनते ही मैशली ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने कपड़े पहनता है और तुरंत सिटी के लिए रवाना हो जाता है। मैशली जब शहर में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे हर कोई लोग मैजिक का यूज़ कर रहा होता है अपने छोटे छोटे कामों के लिए। तो मैशली मन ही मन सोचता है क्या फालतू है, ये काम तो हाथों से भी हो सकता है। ये छोटे छोटे कामों के लिए अपने मैजिक यूज़ करते हैं, कितना शो ऑफ करते हैं ये लोग। मैशली ये सभी बातें सोचता हुआ शॉप पे चला जाता है और वहाँ पे जाके अपने लिए 7 क्रीम पफ ऑर्डर करता है। वो क्रीम पफ के नाम पे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो उसके हाथ में कॉइन्स होते हैं वो उनको पूरा का पूरा मोड़ देता है। जो हमारा शॉपकीपर होता है वो भाई देख के हैरान हो जाता है। वो सोचता है भाई ये क्या चीज़ है, इसने अपने हाथों से ही सिक्के को मोड़ दिया। तभी मैशली शॉपकीपर से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है सॉरी, मैं इनको अभी ठीक कर देता हूँ। और वो अपनी उंगलियों से ही सिक्कों को सीधा कर देता है। शॉपकीपर भाई हैरान हो जाता है ये इसने कैसे कर दिया, पर फिर भी वो मैशली को उसके क्रीम पफ दे देता है। मैशली जो होता है वहाँ से क्रीम पफ लेके निकलने लग जाता है। तभी हवा का एक झोंका आता है और उसके सर से हुड़ उतर जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं वो उसे बड़ी हैरानी से देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इसके फेस पे तो मार्क है ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होके एक पुलिस इंस्पेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेड होता है। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है जिससे उसको पता चलता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी रेयान एम्स है। वो ईस्टर्न अकेडमी का 2nd ईयर स्टूडेंट है। डिवाइन विजनरी एक ऐसा टाइटल होता है जो उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो पढ़ाई में और मैजिक में काफ़ी स्पेशल होता है। रायन को इस टाइटल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है और उसे काफ़ी बड़ा प्राइज़ मिलता है जो होता है कि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन, और उसी के साथ साथ उसे मैजिक ब्यूरो में नौकरी का भी मौका मिलता है। इधर जो ब्रेड होता है वो यही सोचता रहता है कि यार ये रायन है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है और इधर मुझे देखो, मैं यहाँ 24 घंटे क्रिमिनल से घिरा रहता हूँ
और वो कितना अच्छा है, कितना स्पेशल लाइफ जी रहा है। तभी पीछे से एक क्रिमिनल बोलता है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो कुछ ऐसा अपराध भी नहीं किया है, मैं तो छोटी मोटी चोरी की है। तो रेयान बोलता है, साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ी है और तेरी वजह से मुझे उठ के जाना पड़ा तुझे पकड़ने के लिए, तो इतनी आसानी से तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब तो तू यहाँ लंबा सड़ेगा। जो ब्रेड है वो बाहर जाने लगता है, तभी उसका फ़ोन है वो अचानक से बज जाता है और वो फ़ोन उठाता है और उसको एक रिपोर्ट आती है कि शहर में एक बच्चा आ गया है जिसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं है और वह ऐसे ही शहर में घूमे जा रहा है। उधर हमको दिखाया जाता है, फिर हमको दिखाया जाता है जो मैश होता है वो भाई शहर में क्रीम पफ खाते हुए घूमता रहता है और सभी लोग उसे बहुत गहरी नज़र से देखते रहते हैं। तभी अचानक से एक पियक्कड़ पुलिस वाला आके उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो मैश का क्रीम पफ होता है उसकी शर्ट पे लग जाता है, जिससे पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैश पे चिल्लाना शुरू कर देता है। जो अपना मैश होता है वो यार बहुत शरीफ सा होता है, वो क्या करता है अपनी क्रीम पफ को उसको दे देता है कि ये लो तुम इसे खा लो। इसे देख के भाई पुलिस वाला और ज़्यादा चिढ़ जाता है, वो कहता है क्या तू साले अब मुझे अपना झूठा खिलाएगा, और वो जो इसका क्रीम पफ होता है उसे नीचे फेंक देता है। जो वो पुलिस वाला है दोबारा मैश पे चिल्लाना शुरू कर देता है, वो बोलता है मैश से कि तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरी सारी यूनिफॉर्म गंदी कर दी, अब मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म थी। तो जो अपना भाई मैश होता है वो उसका शर्ट पकड़ता है और एक झटके में पूरी शर्ट फाड़ देता है, जिससे भाई वो पुलिस वाला वहीं पे नंगा हो जाता है। भाई पुलिस वाला इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है साले ये तूने क्या कर दिया, मुझे पूरे शहर के सामने मुझे नंगा कर दिया, अब तो तू बचने नहीं वाला। इन दोनों की बहस के बीच में वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्रेड होता है वहाँ पे आ जाता है। ब्रेड आकर उन दोनों से बोलता है ये क्यों इतना हल्ला कर रखा है तुम दोनों ने। फिर वो देखता है कि जो लड़का है उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता, तो वो समझ जाता है ये वही लड़का है जिसके लिए मुझे कॉल आई थी। अभी ब्रेड कुछ अपने दिमाग में प्लान बना ही रहा था, इतने में पता नहीं कहाँ से रैग्रो आता है और वो फुल स्पीड में मैशली को उठा के वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते बोलता है प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर देना। बट जो ब्रेड होता है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचता है, वो सोचता है कि अगर मैं इस लड़के को पकड़ लूँगा तो मुझे पक्का ही अच्छा प्रमोशन मिलेगा और मे भी हो सकता है मुझे कोई मैजिकल ब्यूरो में अच्छी जॉब भी मिल जाए। तो वो तभी एक स्पेल कास्ट करता है और उसमें से एक पिजन निकलता है जो डायरेक्ट रैग रोड के पीछे पड़ जाता है। तभी हमको नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो हमारा रैगरो होता है वो बहुत ज़्यादा मैश को डांटता रहता है और उसको 2-3 लगा देता है। मैश बेचारा मुंह से लटका के बोलता है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर रैगरो भी सोचने लग जाता है कि लगता है मैंने मैशली को काफ़ी ज़्यादा डांट दिया है और उसके फेस से ऐसा लगता है कि इसको अपनी गलती पे पछतावा है। फिर रैगरो उसको बोलता है अच्छा चलो छोड़ो, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि जो तुमने सुबह ट्रेनिंग की थी अब वो तुम्हें दोबारा करनी पड़ेगी। मैश उनकी सारी बात मान लेता है और अपने लाए हुए क्रीम पफ उनको दे देता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है। ग्रेस बहुत जल्दी से भाग के जाता है और दरवाजे को फटाक से खोल देता है और मन ही मन सोचता है आज तो मैंने दरवाजे को टूटने से बचा लिया। लेकिन वो सोच रहा था कि शायद वो पुलिस वाले अब इसको फॉलो करेंगे क्योंकि ये उसकी नज़र में आ गया। लेकिन वो इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बहुत ज़्यादा धमाका होता है और हम देखते हैं कि ये जो ब्रेड होता है वो पूरा का पूरा घर की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है। भाई ये इसमें क्या हो रहा है, कोई दीवार तोड़ रहा है, कोई दरवाजे तोड़ रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मैशली होता है वो अपनी ट्रेनिंग को 5 मिनट में ही पूरा कर देता है। भाई उसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है ना, वहाँ पे एक गिलहरी होती है वो भी कांपने लग जाती है और फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वही स्टार्टिंग वाला गाना गाते हैं सी फॉर क्रीम पफ क्रीम क्रीम। मैशली जो होता है वो घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और यही सोचता है कि अबे यार मैं फिर भूल गया, इसको पुल करूं या पुश करूं। इतने में उसे अंदर से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं और वो खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुनने लग जाता है। ग्रेस होता है वो हमको बताता है इनडायरेक्टली वे में, मतलब हमें बताता है कि जिनके फेस पे मार्क नहीं होता या फिर जिस बच्चे के पास कोई मैजिक नहीं होता उसको यहाँ से मिटा दिया जाता है। और वहाँ पे दिखाते हैं कि जो ब्रेड होता है वो बहुत बुरी तरीके से ग्रेस को मारता रहता है और उसको बोलता है कि तुमको पता है ना कि बिना मैजिक वाले बच्चों को रखना एक कानूनी जुर्म है और उसकी सज़ा मौत है। लेकिन ग्रेस कुछ भी नहीं बोलता और वो आराम से चुपचाप उसकी मार खाता रहता है और अपने ही बारे में सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि पहले जब उसका मैजिक बहुत ज़्यादा वीक था तो समाज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर जगह वो अपने आप को फेलियर देखता था।
यहाँ पे जो ग्रेस होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो ये सोचता है कि ना मेरी फैमिली को मेरी नीड है, ना मेरा कोई दोस्त है और ना इस पूरे वर्ल्ड में किसी को भी मेरी नीड है। तो वो अपनी लाइफ को क्विट करने के लिए एक बिल्डिंग के रूफ पे चला जाता है और वहाँ से जैसे जंप करने वाला होता है तो उसे पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उस बच्चे को उठा लेता है और वो देखता है कि उस बच्चे के फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता। तो वो समझ जाता है कि इस बच्चे के पास कोई भी मैजिक नहीं है, इसीलिए इसकी फैमिली ने इसको छोड़ दिया है। तो वो उस बच्चे में अपनी ही पहचान देखता है कि ये तो बच्चा मेरे जैसा है और वो उसी दिन से कसम खा लेता है कि आज से मैं इस बच्चे का बाप बनूंगा। अभी जो रैग्रो होता है वो पूरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि मैश भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ मैश, यहाँ मत आना, भाग जाओ। उसकी ये बात सुन के जो ब्रेड होता है उसको लग जाता है कि मैश यहीं आसपास ही है और ये बूढ़ा जो है उसे भागने के लिए बोल रहा है। तो वो क्या करता है, जो उसके दोनों साथी है उनको बोलता है कि जाओ वो यहीं कहीं होगा, उसको ढूंढ के लाओ। इतने में जो ब्रेड होता है वो दोबारा से बूढ़े को चुप कराने लग जाता है, मतलब भाई उसे बहुत बुरी तरह मारने शुरू कर देता है। और जब जो रैग्रो होता है वो दोबारा चुप नहीं होता तो वो अपनी एक स्पेल यूज़ करने वाला होता है, पर तभी भाई मैश की एंट्री होती है और भाई वो दोबारा से दरवाज़ा तोड़ देता है। अब की बार जो मैश होता है वो दरवाजे को ना मुक्के से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा गेट से निकल के सीधा सामने वाली दीवार में जाके घुस जाता है। फिर भाई जो पहला पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा रहता है वो उस पर हमला करने की सोचता है, पर भाई मैशली उसको एक ही थप्पड़ मारता है और दीवार, गेट और सोफे में से निकल के भाई सीधा घर से बाहर। अब भाई जो दूसरा पुलिस वाला होता है वो टैड होता है, ये वही पुलिस वाला होता है जो उसे मार्केट में मिला था और उसे बुरा भला कह रहा था। भाई मैशली उसके पास जाता है और दोबारा से उसकी सारी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। भाई टैड बोलता है यार ये दिन का आज सेकंड टाइम था। फिर जो मैशली होता है वो भाई उसे इतनी स्पीड से थप्पड़ मारता है ना, भाई टैड वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब रैग्रो मैशली को बोलने लग जाता है कि मैंने जब तुमसे बोला था कि यहाँ से चले जाओ तो तुम गए क्यों नहीं। फिर अपना मैशली बोलता है क्योंकि हम फैमिली है। जो मैशली होता है वो रैग्रो से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन पोप अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो इन दोनों को मैं अभी हेल में भेज देता हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हंसने लग जाता है और कहता है अबे तेरे पास तो मैजिक भी नहीं है, तो मुझे कैसे हराएगा। जो टैड है वो भी नीचे लेटा लेटा सोच रहा था कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसको नहीं पता जो ब्रेड है वो ब्यूरो ऑफ मैजिक सिक्योरिटी में पहले हेड था, कि इस बच्चे का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। उधर भाई ब्रेड ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और बोलता है बच्चे तू तो 3 सेकंड में हारने वाला है, और वो अपनी स्पेल कास्ट करने लग जाता है अगड़म बगड़म तगड़म। तो जो टैड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है आखिरकार मुझे ये स्पेल देखने को मिलेगी जिसकी मदद से ब्रेड ने पूरे एक ड्रैगन को हरा दिया था। और इधर भाई ब्रेड जो होता है अपनी स्पेल कास्ट कर देता है। ब्रेड अपनी स्पेल मैशली के ऊपर कास्ट कर देता है और वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारा धुआं हो जाता है। जब धुआं उठता है तो हमें पता लगता है कि भाई अपना मैशली तो भाई वहीं खड़ा होता है और भाई जो ब्रेड होता है भाई उसकी आंखें बाहर आ जाती है और वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है जैसे आत्मा ही नहीं है बंदे में। और उसे पता लगता है जो मैशली होता है भाई उसकी उस स्पेल को भाई थप्पड़ से ऐसे ही मतलब थप्पड़ मार के भाई डिफ्लेक्ट कर दिया था। अब ब्रेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो कहता है इस बच्चे की तो, और वो एकदम से एक स्पेल कास्ट करने लग जाता है जिसको देख के भाई टेड भी वहाँ खड़ा होकर डर जाता है बहुत ज़्यादा और वो बोलता है नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पूरी फॉरेस्ट को उड़ा दोगे। और वो कास्ट कर देता है और भाई अपना हीरो भाई उसे एक थप्पड़ में मतलब उड़ा देता है उसे भी। फिर क्या होता है भाई जो हमारा ब्रेड है वो लगातार भाई उस पर स्पेल फेंकता रहता है और हमारा भाई मैशली भाई स्पेलों का खेल बना देता है भाई मैशली बिल्कुल। कभी भाई उसका मतलब वॉलीबॉल बना देता है, कभी भाई उसका फुटबॉल बना देता है, कभी भाई स्पेल से जगल करने लग जाता है। भाई जो ब्रेड होता है ना उसका मतलब दिमाग चकरा जाता है, वो कहता है ये हो क्या रहा है भाई। इतने में मैशली टेड की नीचे गिरी हुई छड़ी उठा लेता है और उसको
ब्रेड की साइड कर देता है। तो ब्रेड सोचने लग जाता है इसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, ये कैसे कोई मैजिक करेगा, लेकिन फिर भी वो एज ए प्रोटेक्शन एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने साइड में लगा लेता है। फिर जो अपना ब्रेड होता है भाई उस छड़ी को इतनी फोर्स से फेंकता है कि वो उसके प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ के भाई उसके गाल पे भी निशान कर देती है और सीधा भाई दीवार में जाके घुस जाती है। भाई ये देख के भाई ब्रेड भाई चक्कर आने लग जाता है ब्रेड को, भाई वो वहीं पे गिर जाता है। यहाँ पे ब्रेड मन ही मन में सोचता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में छड़ी का इतना ख़तरनाक यूज़ किसी को नहीं करते देखा। और इधर जो अपना मैशली होता है वो भाई उसको डराता रहता है कि अगर तू अगली बार मेरी फैमिली के पीछे आया तो मैं तुझे ज़िंदा गाड़ दूँगा। तो भाई जो ब्रेड होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तू स्ट्रॉन्ग है, टफ़ है, लेकिन जो तेरा फादर है वो तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और मुझे पता है मेरे यहाँ से जाने के बाद सभी के सभी तुझे चेज़ करने लग जाएंगे और तुझे मार देंगे। पर मैं जानता हूँ कि तू तो टफ़ है, तेरे लिए तो ईज़ी हो जाएगा, लेकिन तेरे फादर का भी तो सोचना पड़ेगा तुझे। तो मैशली बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रेड उसको बोलता है कि अगर तू मेरे साथ एक डील करेगा तो मैं तुझे बिल्कुल फ्री कर दूंगा, कोई भी तेरे पीछे नहीं आएगा। तो फिर मैशली थोड़ा सोचता है कि डील ठीक है, हम डील कर लेते हैं। तो वो पूछता है कि बताओ तुम्हारी डील क्या है। तो जो ब्रेड है वो बोलता है कि जो मैजिक ब्यूरो है वो हर साल एक डिवाइन विजनरी को सेलेक्ट करते हैं मैजिकल स्कूल से, जिसको लोग दुनिया में भगवान की तरह पूजते हैं और मानते हैं। तो मैं तुझसे बस इतना ही चाहता हूँ कि जब तू डिवाइन विजनरी बनेगा तो जितना भी वहाँ का सोना होगा, जितना भी तुझे प्रॉफिट मिलेगा वो बस मुझे दे दे। यहाँ पे जो होता है वो भाई चिल्लाने लग जाता मैशली से बोलता है कि अबे तू पागल हो गया क्या, वो मैजिक स्कूल है, मैजिक, तेरे पास तो मैजिक है ही नहीं, तू वहाँ पे रहेगा कैसे, सर्वाइव कैसे कर पाएगा। और भाई जो ब्रेड होता है वो हंसने लग जाता है। फिर जो अपना मैशली होता है उसे भाई ख़तरनाक लुक में देखता है और बोलता है कि मुझे मैजिक स्कूल में जाके मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने घूसे के बलबूते पे ही वहाँ का डिवाइन विजनरी बन जाऊँगा। तो भाई लोगों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।